मेडिकल कॉलेज की स्थिति बहुत ख़राब है। जगह जगह जो बनाया गया है उसकी सीलिंग टूटी हुई है और आजमगढ़ में भी इसी तरीके का एक वीडियो सामने आ रहा है। लगातार मेडिकल की जो व्यवस्थाएं हैं सरकार उस पर काम नहीं कर पा रही है। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सरकार ने मेडिकल की व्यवस्थाओं को बद से बदतर कर दिया है और जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार मंचों पर भी कहा, मीडिया के बीच भी कहा, जो वर्तमान सीएम हैं जिनको उन्होंने आउटगोइंग सीएम का दर्जा दिया और जो इस विभाग के मंत्री भी हैं और डिप्टी सीएम भी हैं, ये इंजन आपस में टकरा रहे हैं। ये टकराएं, ये एक साथ चलें, इस बात से हमारा कोई वास्ता नहीं। लेकिन हमारा वास्ता इस बात से ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश के जनमानस को मेडिकल की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये इनकी आपस की राजनीति, एक दूसरे को नीचा दिखाने का या पद से हटाने का, पद बचाने की जो लड़ाई चल रही है, उसका दुष्परिणाम पूरा उत्तर प्रदेश का जनमानस झेल रहा है। कल आजमगढ़ में भी जो मरीज की वीडियो निकल के आई है, जिस तरह से खुद मरीज को निकल के ऑक्सीजन खुद अपने हाथों से लगानी पड़ रही है, ये किसी से छुपा नहीं। और यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं। आज हम आपके बीच बदायूं में जब खड़े हैं, बदायूं मेडिकल कॉलेज, मुझे याद है सदैव नेताजी की प्रेरणा से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे अनुरोध पर बहुत बड़ा और बहुत ऐतिहासिक मेडिकल कॉलेज दिया था। और मुझे वो दिन भी याद है जब इसका शिलान्यास हुआ था। पूरे बदायूं के हर नागरिक के चेहरे पर एक उम्मीद जगी थी मेडिकल कॉलेज के माध्यम से। लेकिन जो दुर्व्यवस्था है पिछले 8 सालों से योगी जी की सरकार में, वो छुपी नहीं है। जितना बना था आदरणीय अखिलेश जी के टाइम, उसके बाद एक ईंट नहीं लगी। एक ईंट लगाना तो छोड़ो, जो डे टू डे बेस पे सुचारू रूप से मेडिकल कॉलेज को संचालित करने के लिए जो पैसा चाहिए, जो स्टाफ चाहिए, जो डॉक्टर्स चाहिए, जो दवाएं चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, सारी चीज़ों को कटौती की जा रही लगातार। और मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार के लोगों से, बदायूं के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अपने को समझते हैं उनसे, कि आखिर आपकी लड़ाई, आपका विरोध हम समाजवादियों से हो सकता है, लेकिन बदायूं के आम नागरिक से आपकी क्या दुश्मनी है? क्या केवल इस मेडिकल कॉलेज का यही गुनाह है कि समाजवादियों ने इसकी आधारशिला रखी? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी ने स्वीकृत किया, सदैव नेताजी आए थे आधारशिला रखने। क्या इस बात के कारण बदायूं के लोगों को इतनी बड़ी सज़ा दी जाएगी? इस बात का चिंतन करना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं सरकार को लोक कल्याणकारी होना चाहिए। छोटी सोच की सरकार, छोटी नीयत की सरकार बहुत दिनों तक टिकती नहीं है और जनता के दिल से, दिमाग से ये सरकार अब उतर चुकी है। लोगों को इंतज़ार है आने वाले समय का। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, चाहे वो बदायूं के मेडिकल कॉलेज की समस्याएं हों, चाहे वो आजमगढ़ की समस्याएं हों, चाहे वो सैफई में भी समस्याएं हैं या उत्तर प्रदेश के अन्य ज़िलों में भी हैं, इन सारी समस्याओं का समाधान हम लोग समाजवादी लोग करके दिखाएंगे। जो पहले भी किया था वो यही करके दिखाएंगे। आजमगढ़ का भी मेडिकल सदैव नेताजी ने बनाया था, इस मेडिकल कॉलेज को भी समाजवादियों ने आदरणीय अखिलेश यादव जी बनाया है। सांसद जी, मंत्रिमंडल विस्तार की बात चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? अब इस पर हम कैसे जवाब दे दें भाई? आप बताओ, मेरी जगह खड़े होकर कैसे जवाब दो? कि इसका जवाब पूछना है तो बीजेपी वालों से पूछो, यहाँ के बड़े बड़े मंत्रियों से पूछो, यहाँ बड़े बड़े बदायूं में संगठन के भी बड़े बड़े संगठनकर्ता हैं बीजेपी के, उनसे पूछो। ये सांसद जी इंडिकेट बन रहा है केदारेश्वर मंदिर, और केदारनाथ के जो पुरोहित हैं उन लोगों ने उसका विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वहाँ की जो संस्कृति है उसके मजाक उड़ाया जा रहा है। इस देश के अंदर सभी को अधिकार है। मुझे नहीं मालूम, मैंने अभी बयान नहीं सुना, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत श्रद्धा से, भाव से और बहुत शानदार मंदिर का निर्माण किया है। अभी तो निर्माणाधीन है और मैं समझता हूँ बहुत शीघ्र जब बन के तैयार होगा तो आप सबको भी मैं निमंत्रण दूंगा। भाजपा वालों की चिन्हित करी जा रही दुकानदारों से कहा जा रहा है कि आप अपना जो ओनर है वो अपना नाम ले, प्लस मास्क की जो दुकान है वो बंद कर दी गई है। लेकिन उन्हीं रोडों पर अगर हम देखते हैं कि शराब की दुकानें प्रॉपर खुली हैं, तो अब इसका जवाब तो सरकार वालों से पूछो। मैंने तो कहा वो शराब की दुकानें कितनी खोल रहे कितनी नहीं, ये बात की बात है। लेकिन हाँ,
बच्चों के स्कूल बंद होने को हम समाजवादी लोग किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। संसद पर भी संघर्ष, संसद में भी संघर्ष होगा, संसद में भी संघर्ष होगा, विधानसभाओं में भी संघर्ष होगा और सड़कों पर भी संघर्ष होगा और अपने बच्चों का जो भविष्य विद्यालय उसको हम लोग हर हाल में बचाएंगे। जहाँ तक समाजवादी पार्टी के बारे में कह सकता हूँ, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का बहुत मजबूत घटक है और विपक्ष के पार्टी के तौर पे नंबर 2 की और देश की संसद की नंबर 3 की पार्टी समाजवादी पार्टी आज, और बहुत मजबूती के साथ गठबंधन है, रहेगा, चलेगा। इस बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कई मौक़ों पे कहे और कांग्रेस के लीडर ऑपोजिशन और सबसे बड़े नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी इस बात को कहा। और उनका संतुष्ट जवाब नहीं मिला तो उन्होंने अध्यक्ष जी ने कहा कि आपके और रास्ते हमारे यहीं से अलग हैं। उस पर अनुराग चार्य ने कहा था कि उनके रास्ते मुसलमानों के साथ हैं, जहाँ मुसलमान हैं उनके रास्ते वहीं पे हैं। इस पर हम क्या कहेंगे? देखिए, उनसे सर्टिफिकेट नहीं लेना है। जो व्यक्ति, मैं समझता हूँ, व्यासपीठ पर बैठ के देश के 85% लोगों को शूद्र कहें। हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पे चलने वाले लोग हैं और मैं समझता हूँ इस देश की अधिकतम आबादी, कुछ चुनिंदा लोग हों तो हों जो मनुवाद पे चलना चाहते हो, देश की अधिकतम आबादी, अधिकतम से मतलब मेरा 95, 97, 98% लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानते हैं और बाबा साहब के संविधान में कहीं शूद्र शब्द नहीं है। और जो लोग सोशली पिछड़े हैं, इकोनॉमिकली पिछड़े हैं, उपेक्षित रहे, शिकार रहे, सदियों से, पीढ़ियों से रहे, उनके लिए बाबा साहब ने विशेष अवसर का मौका दिया, आरक्षण का मौका दिया, सामाजिक जीवन जीने के लिए उन्हें अतिरिक्त कुछ ऐसे कानूनी प्रावधान दिए जिससे वो अपना सामाजिक या प्रतिष्ठापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। तो हम लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं और जहाँ तक मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही, मैं समझता हूँ इसी परिप्रेक्ष्य में ज़रूर कहा होगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रास्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है और जो वो स्वामी जी कह रहे थे अनुराधाचार्य जी, उनका रास्ता हो सकता है कि वो मनुवाद से प्रभावित हों। हम लोग मनुवाद से प्रभावित नहीं, तो रास्ता तो अपने आप अलग होगा। देखिए, मैंने लगातार कहा है और मुझे इंतज़ार था संसद के सत्र का, और वो कल से शुरू हो रहा है। इस बात को संसद में भी कहेंगे और अभी भी कह रहे हैं। आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कारण है कि स्कूल घटाए जा रहे हैं? कोई वाजिब कारण नहीं। भाषण मुख्यमंत्री दिन भर देंगे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, प्रधानमंत्री देंगे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, बीजेपी के लोगों का वही रटा रटाया हर जगह भाषण और जवाब। जहां आपकी इतनी ट्रिलियन इकोनॉमी हो रही हो, वही मैं समझता हूं ये कैसी अदूरदृष्टि वाली सरकार है कि स्कूल कोई केवल पढ़ाने का माध्यम नहीं है, स्कूल देश के आने वाले भविष्य के निर्माण का है। दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि देश में चाहे कुछ भी खत्म हो जाए, केवल अगर शिक्षा बची है तो वो देश अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। लेकिन बाहरी उत्तर प्रदेश की सरकार, ये जो शिक्षा की व्यवस्थाएं हमारे समय के समाजवादियों के टाइम की दी हुई हैं, उन व्यवस्थाओं को भी ख़त्म करने पे तुली हैं। वही किसी तरह से बजट बढ़ जाए, उसके लिए दारू की दुकानें बढ़ाई जा रही हैं। और आज छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे, 5, 7, 8 साल के बच्चे प्ले कार्ड लेके खड़े हैं कि नहीं चाहिए मधुशाला, मुझे चाहिए पाठशाला। आज ये उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में, मैं समझता हूँ हर ब्लॉक में और संभवतः हर न्याय पंचायत की आज ये स्थिति है। काबुल का जो इंडिया के क्रिकेटर्स के बीच विरोध हुआ, पहलगाम से लेकर तमाम विरोध हुआ और उसके बाद वो मैच रद्द करना पड़ा। अब एक हॉकी का भी मैच होना है, तो क्या लगता है कि इस मैच को भी रद्द कर देना चाहिए? देखिए, मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि इसके बारे में मैंने कोई अध्ययन नहीं किया, इसलिए मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। कल से संसद मानसून सत्र शुरू हो रहा है आपका, तो क्या ये मुद्दे जो है वो देखिए, मानसून सत्र का जहाँ तक सवाल है, आज सर्वदलीय बैठक हो रही होगी और मैं समझता हूँ मुद्दों पर चर्चा हो रही होगी। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय लीडरशिप भी उस बैठक में शामिल होगी और मैं अभी बदायूं से जाके देखूंगा क्या क्या मुद्दे हैं सामने। सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना समाजवादियों का रास्ता है और जो दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित लोग हैं, उनको हक, न्याय, अधिकार दिलाने के रास्ते पर, पीढ़ी के रास्ते पे चलते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश के जनमानस का विश्वास जीतकर, उनका आशीर्वाद लेके आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेंगे।
पीडीए का राज कायम करेंगे। जो शोषण, अन्याय, अत्याचार, अपमानजनक जो घटनाएं हो रही हैं उन सभी पर काबू करते हुए उत्तर प्रदेश को सबसे बेहतर प्रदेश बनाने के लिए विकास के रास्ते ले जाने का काम करेंगे। उनको निकाला है। बदायूं से भी एक बागी विधायक थे, उनको नहीं निकाला गया। क्या दोबारा इलेक्शन में लड़ाएंगे या पार्टी में शामिल करेंगे? नहीं, मुझे लग रहा है अभी वो मंत्री पद की लाइन में नहीं थे। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बयान दिया था कि जो मंत्री पद की लाइन में हैं उनको हम लोग एक स्पेस देते हैं कि वो मंत्री पहले बने। ये बन जाएंगे तो दूसरे किस्त वाले भी भेजेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है। और जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके तो मैं नहीं समझता उसमें कुछ बचा है। हाँ, इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि वो मंत्री पद की लाइन में नहीं थे, क्योंकि हमारे साथी भी विधायक रहे हैं वो बहुत दिनों तक। और मैंने कई बार उनसे कहा भी कि कम से कम क्षेत्र की समस्याओं के लिए विधानसभा में आवाज़ उठनी चाहिए। मेरे अपने कार्यकाल में ही 10 साल मैंने उनको विधायक के तौर पे देखा, 2 कार्यकाल, अभी एक कार्यकाल का थोड़ा दिन बाकी है। आज तक मैंने विधानसभा में आवाज़ नहीं सुनी उनकी। तो अब जब विधानसभा में विधायक के तौर पे आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो शायद वो मंत्री के काबिल सत्ता पक्षी लोगों ने नहीं समझा होगा, और समझेंगे तो ज़रूर मुक्त करा देंगे। बरेली के एक टीचर ने कहा था, तो आपको क्या लगता है कि इस्तीफा देना चाहिए उन्हें? अब उन्हीं के बनाए हुए कानून हैं, उन्हें पालन करना है कि नहीं करना है ये मैं समझता हूँ पूरे देश के लोगों को इंतजार होगा। एक टीचर ने एक कांवड़ के ऊपर गीत गा दिया, उसको हटा दिया है, FIR दर्ज हो रही है। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उन्होंने जो बातें की बहुत सारी नैतिक बातें थी उन शिक्षक के। और मुझे याद है अपना बचपन, जब हम लोग प्राइमरी में जूनियर के लेवल पे या हाई स्कूल इंटर लेवल पे होते थे तो एक सब्जेक्ट भी होता था मॉरल साइंस का। उन्होंने जो बातें कही ये बरेली के टीचर ने, मैं समझता हूँ बच्चों को बहुत सारी मॉरलिटी सिखाने की कोशिश की। अब इस पर भी अगर बीजेपी के लोगों को आपत्ति तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। राजभर तो लगातार कह